हेलो फ्रेंड्स, टैक्स अपडेट के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ राकेश वाडन बाई प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, लॉकडाउन का 30 डेज क्लियर हो, मतलब आज का दिन 30वां दिन है। लॉकडाउन के साथ साथ हम अपने टैक्स अपडेट, अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करते जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से ऐसे दस्तावेज है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मेरे रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, પાણી આવતા પહેલાં પાળ બાંધવી। આપણી પાસે अभी समय है, हमारे पास लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर है कि वो डॉक्यूमेंट हमारे घर पे ही है, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही अगर ये डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह एक सिस्टम के अनुसार उसको सिस्टमेटिक किया जाए तो हमें ये बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है। तो पहले हम मेरे सैलराइज पर्सन के लिए बात करूंगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सैलराइज प्लस बिजनेसमैन दोनों के लिए है। तो पहले सैलराइज पर्सन के लिए बात करूंगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंस देकर उसे संभाल के रखना जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट, फॉर्म 16। शायद फॉर्म 16 का डिक्लेरेशन अभी दिया होगा, 1 वीक के अंदर या तो 15 दिन के अंदर फॉर्म 16 आपको मिल जाएगा। जिनका फॉर्म 16 नहीं बन रहा है उनको सैलरी स्लिप कलेक्ट करना है। साथ में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, आपने ये अपने डिक्लेरेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट शायद डिक्लेरेशन के बाद करते हो, जैसे कुछ LIC प्रीमियम आपका पे करना बाकी था वो अभी आपने पे किया है। कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा कि स्कूल फीस है, NPS है, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, PM केयर फंड के अंदर आपने डोनेशन दिया, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपने अभी कलेक्ट किया, शायद आपने दिया हो कैलकुलेशन करके, उसके अंदर कोई डिफर हो अमाउंट, क्योंकि शायद आपने वो भी एज्यूम करके लिखा होगा। सेम एज इट इज हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया, आपने एज्यूम करके लिखा तो उसके अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। तो वो सभी सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना है और एक फाइल में रखता है। सेकंड, उसके बाद थर्ड सेशन पे जाते हैं एक्स्ट्रा इनकम विच इज़ नॉट कवर इन फॉर्म 16। आपको आपके एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 के अंदर आपकी जो भी इनकम है वो डिक्लेयर करनी होती है, बट शायद ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर शायद आपने वो नहीं दिया। आपकी एक्स्ट्रा इनकम जैसे कि FD इंटरेस्ट होता है, आपने शायद कोई FD की हो, बैंक का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग इंटरेस्ट है, साथ साथ में रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, MIS डिपॉजिट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं सर MIS का इंटरेस्ट की क्या ज़रूरत है, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट की क्या ज़रूरत है। बट फ्रेंड्स, ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी इनकम होती है इनकम टैक्स को आपको डिक्लेयर करना होता है। क्योंकि आज आपने जो रिकरिंग डिपॉजिट की है, अगर आपने आज उसकी अक्रूड इंटरेस्ट इनकम नहीं बताई, अक्रूड का मीनिंग भले आपके पास नहीं आया हो, बट आपको पोस्ट ऑफिस 7 to 8% जो भी दे रही है वो आपको अक्रूड करके बताना है। पोस्ट ऑफिस से पास मांगोगे सर्टिफिकेट तो भी मिल जाएगा, बट आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। साथ में आपके पास कोई ऐसे सेल ट्रेडिंग का इनकम होता है, जो भी है प्रॉफिट है या तो लॉस है, आपको आपके जो भी शेयर ट्रेडर जो किया है उनके पास से आप प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट मांग लो। शायद कैपिटल गेन भी किया हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो उनका भी आपको एक सर्टिफिकेट लेके या तो एक वाउचर बना के आपको फाइलिंग में रखना है। साथ में रेंटल इनकम भी हो सकती है। बहुत सारे सैलराइज पर्सन होता है जिनका मकान का रेंट आ रहा है, जिनको दुकान का मिल रहा है रेंट, कोई गोडाउन है उनका भी रेंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताए सैलराइज पर्सन के, क्योंकि सैलराइज पर्सन बहुत ही माने जाए कि 90% सैलराइज पर्सन बहुत ही एक्टिव होती है टैक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड तो एक्टिव ही है, बट मेरी ओर से एक छोटी सी सलाह कि मैंने ये थोड़ा 4-5 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर की है कि शायद आपकी कोई इनकम शो करनी बाकी रह गई, शायद आपका कोई इन्वेस्टमेंट बाकी रह गया हो, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का हो सकता है, मैंने बताया एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का हो सकता है डिफर वैल्यू। तो आप सभी ई वैल्यू का एक सर्टिफिकेट लेके फाइलिंग करना जरूरी है। अब मैं बात करने जाऊंगा सेकंड पॉइंट के, बिजनेसमैन के लिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बिजनेसमैन 2 टाइप के अंदर होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है। जो एक होता है रजिस्टर्ड और दूसरा आता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड इट मीन्स GST होल्डर। GST होल्डर किसे कहा जाता है कि जैसे कोई ट्रेडर है जिनका 40 लाख से ऊपर टर्नओवर है, जिसके पास GST नंबर है। सेम एज इट इज प्रोफेशनल, डॉक्टर, एडवोकेट, CA, जिनका 20 लाख से अप
उनकी रिसिप्ट बनती है वो भी जीएसटी टैक्स रजिस्टर होल्डर माने जाते हैं। और जो जीएसटी के अंदर आते नहीं, उनके ब्रैकेट के अंदर जो भी छोटे व्यापारी है जिनका 40 लाख से कम इनकम है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम उनकी जो है ट्रेडिंग इनकम वो 40 लाख से कम है, जो छोटे मोटे कमीशन वाले हैं, कमीशन एजेंट है जिनका 20 लाख से कम इनकम होता है, प्रोफेशनल के अंदर आते हैं, तो वो भी सेकंड फेज में आते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर में। जिनके पास जीएसटी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड होल्डर माने जाते हैं, और जीएसटी नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर्ड होल्डर है। बट फ्रेंड्स, दोनों को भी, वो दोनों टाइप्स के बिजनेसमैन को अपना इनकम टैक्स के अंदर सभी प्रकार की इनकम, सभी प्रकार के एक्सपेंस की पूरी सूची देनी जरूरी होती है। क्योंकि बहुत ही बार, क्योंकि मैं 15 ईयर्स से इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसी छोटी छोटी गलती की वजह से इनकम टैक्स स्क्रूटनी में आ जाते हैं, और उसी टाइम जो चीज़ 10,000 की होती है उसका 1-1 लाख तक पेनल्टी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज ऐसा टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों को फॉलो करना है। नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट की करंट ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का पूरा बैंक स्टेटमेंट आपको कलेक्ट करके आपकी एक फाइल के अंदर फाइलिंग करना है। साथ में बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ साहब, मुझे तो करंट अकाउंट की जरूरत है, सेविंग अकाउंट की कोई देने की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, आपको जितने भी सेविंग अकाउंट है सभी सेविंग अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट 1/4/2019 से लेकर 2020 तक पूरी सेविंग अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट और सभी बैंक की स्टेटमेंट आपको संभाल के फाइल करनी है। साथ में पोस्ट ऑफिस में भी किसी का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है या तो रिकरिंग अकाउंट होता है, तो उनके अंदर भी जो ट्रांजैक्शन करते हो वो भी आपको देना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी समझते हैं कि सर मेरा, क्योंकि ये सभी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के साथ पैन आधार से आपके साथ टाइप है। क्योंकि जब स्कूटी निकलती है तब ये सभी बैंक अकाउंट इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ऑलरेडी होते हैं। क्योंकि आपको जान के हैरानगी होती कि सब मैंने तो एक दिया, उनको कैसे पता चलेगा। बट डिपार्टमेंट आज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना आगे पहुंच चुका है कि आपका जितने भी बैंकों में अकाउंट होगा सभी बैंक अकाउंट का डिटेल्स उनके पास आ जाता है। तो आप ही पहले से ही आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट जोड़ के ही रिटर्न फाइल कीजिए ताकि आपको भविष्य के अंदर कोई तकलीफ नहीं आए। साथ में अगर आप ट्रेडर्स हैं, कोई बिजनेस ट्रेडिंग का कर रहे हो, तो उसमें भी आपके पास बिल बुक होती है। जैसे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उनके सेल्स बुक होते हैं, परचेज के बुक होते हैं। बहुत सारे मेरे अभी फ्रेंड का लॉकडाउन के अंदर फ़ोन आया कि साहब अभी मैं घर में सफाई कर रहा हूँ और मेरे पास जो बिल पड़े हैं वो बिल को मैं अभी फेंक देता हूँ कचरे में, या तो वेस्टेज डाल देता हूँ, या तो आग लगा देता हूँ उसको। तो फ्रेंड्स, ये बात समझने की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 6 साल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास कभी भी मांग सकती है। कभी भी आपकी इनकम टैक्स स्क्रूटनी से आपकी जांच हो सकती है। उसी टाइम ये बिल आपके लिए बहुत काम के रहेंगी। क्योंकि आज जिनके पास स्क्रूटनी है और बिल नहीं है, बिल या तो जला दिए, या तो आपने फेंक दिए, या तो बस्ती में डाल दिए, उस टाइम आपको भले आपने सही में एक्सपेंस किया है बट आपके पास बिल नहीं होगा, तो इट मीन्स आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं कर पाए उनको सबमिट, उसकी वजह से भी आपको टैक्स लग सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे 6 साल के डॉक्यूमेंट अपने को रखना है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग अभी घर पे फ्री है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सही ढंग से रख के एक फाइलिंग किया जाए। साथ में परचेज के भी बिल है। साथ में प्रोफेशनल अगर हो, डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके रिसिप्ट बुक सीए को बताने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर बात मेरा टॉपिक है तो रिसिप्ट बुक भी जो भी है वो भी संभाल के रखनी जरूरत है। ऐसे ही सेम एक्सपेंस वाउचर फाइल है। जैसे बिजनेसमैन के बिजनेस जो भी एक्सपेंस का वाउचर बना के रखने का जरूरत है। साथ में कैसे वाउचर, जैसे कि कुरियर एक्सपेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, ये मेरी बात को समझना, ये सभी एक्सपेंस आप करते ही हो। बट बहुत सारे लोगों के पास स्क्रूटनी के वक्त इनकम टैक्स जब मांग रहा होता है उनके पास नहीं होता, उन्हें या तो जला दिया होता है या तो पस्ती में डाल दिया होता है। बट मेरे फ्रेंड्स, आज आपको ध्यान रखता है लॉकडाउन के टाइम पीरियड में अपने आप पे टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करना है। अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट में सीखना है कि आपको कुरियर का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल है, पेट्रोल का बिल है, डीजल का बिल है, रिपेयर मेंटेनेंस का बिल है, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, शायद स्टेशनरी ऑफिस की होती है, बच्चों की स्टेशनरी होती है,
शायद आपने शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टूर और ट्रैवल्स का बिल्स है, कुछ सेमिनार किया है बिजनेस के लिए उसके बिल्स है, कंप्यूटर रिपेयरिंग का बिल है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का बिल है। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा पर्सनल शॉपिंग जो भी की है आपने उसकी भी एक फाइल बनानी चाहिए। जैसे गारमेंट्स परचेस किए, गोल्ड परचेस किया है, आपने ग्रोसरी परचेस किए है, गारमेंट्स, वो सभी के बिल आपको एक फाइलिंग के अंदर रखना बहुत जरूरी थी। क्योंकि बहुत सारे मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं वो बता रहे साहब इनकी क्या ज़रूरत है, बट फ्रेंड्स जब स्क्रूटनी आती है तब ये सभी चीज़ों का बहुत ही मूल्य होता है, बहुत ही मूल्य होता है। क्योंकि जितना पैसा आपने खर्च किया वो सभी खर्च को विदाउट एविडेंस आपने प्रोवाइड नहीं किया, उसकी वजह से उसको एविडेंस को डिसअलाउड किया जाता है और पूरा जो खर्च आपने जो एक्सपेंस में डाला है वो एक्सपेंस को आपकी इनकम के अंदर जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। इट मीन्स 100% आपका जो एक्सपेंस है उसके सामने 100% टैक्स भरना होता है। तो फ्रेंड्स ये टाइम का बहुत अच्छा यूज़ किया जाए। साथ में एसेट की बात करना जाए, जैसे कि आप मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट। फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि मूवेबल में जैसे कि बहुत सारे लोग हाउस परचेस करते हैं, कोई कंप्यूटर परचेस करता है, कोई मोबाइल परचेस करता है, कोई ऑफिस का इलेक्ट्रॉनिक्स एसी है, घर के अंदर कोई भी होम अप्लायंसेस है, फैन, रेफ्रिजरेटर, कोई कार परचेस करता है, कोई बाइक परचेस करता है। वो सभी परचेस करने के वक्त अपने पास उसके बिल होते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद उसको जला दिया जाता है या तो वेस्टेज किया जाता है। बट फ्रेंड्स अभी का समय है कि आप उसे फाइलिंग कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही जरूरी समय है कि इस समय हम उसको फाइलिंग करने का वक्त निकाल सकते हैं। क्योंकि जब उसकी रजिस्ट्री का मतलब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तब आपके पास शायद वो डॉक्यूमेंट ना हो और इनकम के अंदर जुड़ा जाए और ज़्यादा टैक्स भरना पड़े। तो फ्रेंड्स ये एसेट जो होती है मूवेबल, इमूवेबल, जो भी आप परचेस करो उनके सभी इन शॉर्ट आपके पास बिल होने चाहिए। साथ में कुछ फर्नीचर घर में करते हैं, ऑफिस के अंदर करते हैं, उसका भी जो भी वाउचर से कच्चा तो कच्चा बिल, बट बिल होना ज़रूरी है। साथ में मकान परचेस किया, ऑफिस परचेस किया, कोई शॉप परचेस किया, उसका भी दस्तावेज, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर आपने मकान सेल किया तो उसका रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट दो, तो बोले साहब वो तो उसके पास चला गया। तो फ्रेंड्स ये बात भी समझने की ज़रूरत है, जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो आपने जो परचेस किया वो तो आपके पास उस टाइम का तो दस्तावेज होना ही चाहिए, बट जब आप सेल करते हो तब उसका भी जो रजिस्ट्री होता है, जितना सामने वाले को ज़रूरत है उतना आपको भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो वो भी चीज़ ध्यान में रख के आपका जो भी एग्रीकल्चरल लैंड का दस्तावेज हो, हाउस का दस्तावेज हो, या तो कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का दस्तावेज हो, वो सभी दस्तावेज की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से या तो सेल करो या तो परचेज करो, बट सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह फाइलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट, जैसे अभी बैंक ओपन होगा तो आप बैंक जाके फॉर्म 16 मांग लो, या तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंट टैक्स कंसल्टेंट के पास एक बार जांच करा लो कि सर मेरा 26A चेक कीजिए, जहां बैंक ने जो टीडीएस काटा है तो क्या वो टीडीएस मेरा 26 के अंदर दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, साहब मेरा 3 साल पहले टैक्स कटा था तो अभी बैंक मुझे पता चला। तो भाई ऐसा नहीं है, हर साल आपको 26A चेक करना है। हर साल जब भी आपका टीडीएस करता है तो बैंक के पास जाके, इट मीन्स आपको ये बात समझ है कि अगर आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कितनी भी एफडी की है तो बैंक के पास जाकर उनके पास जाके फॉर्म 16A मांगिए, टीडीएस का फॉर्म मांगिए। अगर बैंक का कोई तकलीफ हो रहा है तो आप अपने सीए, कंसल्टेंट, एडवोकेट उनसे मिलके 26A निकालिए। अगर आपका टैक्स कटा है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होती है 2.5 लाख से ऊपर तो आप टैक्स फाइल कीजिए। अगर आपकी इनकम नहीं होती और आपका टीडीएस कटा है तो भी आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन करके आपका टीडीएस जो काटा है उसको रिफंड कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 साल दिए। मेरे पास ऐसे भी लोग आते 5 साल पहले सर टीडीएस कटा था, मुझे पता नहीं था। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने बोला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में कि वो पैसा आपको नहीं मिल सकता, 2 ईयर्स आपको दिया जाता है, आप अवेयरनेस रहो। मैंने ये टैक्स सेशन अपडेट करने का यही मेरा एक मकसद है कि आप सभी भले छोटे पड़े हो या तो बड़ा नॉलेज आपके पास है, बट ये अपडेट के साथ अगर चलते रहेंगे तो किसी को शेयर करते रहेंगे तो भी किसी का पैसा नुकसान होने से बच सकता है। फ्रेंड्स ऐसे ही टीसीएस है, कोई बड़ा 10 लाख से आसपास अपनी गाड़ी परचेस करता है, कोई ट्रक परचेस करता है, बड़ी गाड़ी परचेस, तो वो सामने उसका टीडीएस करता है 1%। तो टीसीएस का भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है।
आपको अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो उसके सामने वो शोरूम वाला जो बंदा है वो आपसे TCS काटेगा, तो वो TCS के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि वो 1% काटते हैं, तो वो आपके 26 ईयर्स में शो होता है, या तो आप उससे फॉर्म 16 मांग सकते हो। इफ़ यू आर, मैंने अब ये समझा सभी रजिस्टर अनरजिस्टर्ड दोनों के लिए, बट एक छोटी बात अगर बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन इट मीन GST टैक्स होल्डर। तो GST रजिस्टर्ड पर्सन है, वो तो अपना रेगुलर GST 3B है, R1 है, वो सभी फाइल करता होगा, उनका अकाउंट्स भी लिखा जाता होगा, अकाउंटिंग होता होगा, क्योंकि शायद आप मानो कि नहीं मानो, अकाउंटिंग इज मस्ट, आपका अकाउंटिंग होना ज़रूरी है। अगर आपका इनकम 15 लाख 20 लाख से ऊपर जा रहा है, इनकम का मीनिंग आपका टर्नओवर, आपका सेल्स अगर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आपको रेगुलर आपका अकाउंटिंग करना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना अकाउंटिंग अपने, जैसे कि ये लॉकडाउन ओपन होते ही अपने कंसल्टेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल के आपका अकाउंटिंग चेक करवा दीजिए, बैंक स्टेटमेंट कहीं बाकी नहीं है, 2A चेक करवा लीजिए, आपका परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, उसके साथ रिकन्सिलेशन कर लो, बैंक के साथ भी रिकन्सिलेशन कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं अपने अकाउंट के अंदर मानो कि 50 लाख रुपया जमा हो चुके हैं और उसके सामने उनका रिसिप्ट है ओनली 10 लाख रुपीज़। शायद आपने कुछ लोन लिया हो, या तो कोई इनकम आपने डिपॉजिट की हो बट आपने यहाँ शो नहीं की हो, या तो दूसरी इनकम हो, तो आपको आपके कंसल्टेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बतानी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कैश बुक है, लेजर है, ऐसे ही बैंक बुक है, बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट है, वो सभी को आप एक बार चेक कर सकते हो रजिस्टर्ड पर्सन। साथ में ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, साथ में बैलेंस शीट भी तैयार हो जाती है। तो एक बार बैलेंस शीट पे भी नज़र डालनी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे, सर मैंने तो ये गाड़ी परचेस की, आपने तो इसके अंदर शो ही नहीं किया। फ्रेंड्स, शो नहीं किया इसका मीनिंग आपने पक्का वो एसेट का बिल अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं दिया है। आपको आपकी बैलेंस शीट भी देखनी है कि मैंने जो परचेज किया है शायद इसके अंदर नहीं, क्योंकि आपने मानो कि एक ट्रक का बिजनेस है, आपने ड्यूरिंग द ईयर 3 ट्रक परचेज किए, शायद आपके अकाउंटेंट के पास 2 ही ट्रक का बिल गया है, तो उनको 2 ट्रक का ही मालूम है, बाकी पास पता नहीं है, तो तीसरी ट्रक जो है वो आपकी बाकी रह जाती है। तो आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी चेक करना है कि जो भी मैंने एसेट परचेज की क्या वो मेरे बैलेंस शीट में दिख रही है। साथ में आपके लोन स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर मैं तो इतना हफ्ता भरता हूँ वो तो दिखता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके लोन स्टेटमेंट भी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट उनको देना पड़ता है। बैंक में जाके पूरे साल का 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 20 का पूरा लोन स्टेटमेंट भी निकाल दो। हाउसिंग है, एजुकेशन है, किसी भी प्रकार की लोन ली है आपने, गाड़ी की, ट्रक की, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सभी लोन का स्टेटमेंट आप जल्द से जल्द आप इकट्ठा करके लॉकडाउन ओपन होने के बाद आपके अकाउंटेंट या तो कंसल्टेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबमिट कीजिए। अगर आप इतना मैंने जो डिस्कशन किया, अगर अपने फ्रेंड्स ये चीज़ को पूरे दिल से सीरियस होके अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, ये टिप्स को, तो मेरी ये गारंटी है कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आ सकती, और अगर आती भी है रैंडमली तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे कुछ मांगेगा कि भी आपने ये पैसे एसेट परचेज किए तो उसके सामने आप मुझे बिल दीजिए, आपने लोन पे की तो उसके सामने स्टेटमेंट दीजिए, एविडेंस के प्रूफ पे पूरा डिपार्टमेंट चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर ध्यान क्योर को समझ गए तो फ्रेंड्स ये मेरा वादा है कि आपको कभी भी तकलीफ नहीं आ सकती। साथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा ये टैक्स अपडेट का सेशन है, रेगुलर आपको टैक्स का अपडेट मिलता जाएगा, अच्छी अच्छी टिप्स मिलती जाएगी, बट आपको मुझे साथ देना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन के साथ, और साथ साथ में आपके जैसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, जो अपने बिजनेस को एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि आज का डिजिटल युग के अंदर सभी के पास, बिजनेसमैन के पास ये नॉलेज, सनराइज पर्सन के पास ये नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आशा रखता हूँ कि आप सभी मेरी ये टिप्स को फॉलो करेंगे, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करेंगे, ये आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच।